Hi everyone, very good morning. This is Sia Verma and welcome back to GK Today. I hope you all are good and wishing you all a very happy Independence Day. 78th एडिशन रहेगा इस बार 15th of August 2024 के साथ. So start करते हैं आज का session with static GK revision and we will end this session with a quiz. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहा था इंडिया एंड यूएस ने सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया था एज दी 1 to 3 एग्रीमेंट। सेकंड का आंसर रहा था छत्तीसगढ़ ऑपरेशन प्रहर। थर्ड का आंसर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फोर्थ का आंसर आरपीएफ ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बाय आरपीएफ। देन न्यू दिल्ली आंसर रहा था, अस्ताना कजाकिस्तान नेक्स्ट आंसर था, और लास्ट जो मेन फोकस था जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन अंडरस्टैंडिंग मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशन। फाइन, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो 78 इंडिपेंडेंस डे की जो थीम रहेगी विकसित भारत और डेवलप्ड इंडिया, सिंबलाइज करता है ये विजन ऑफ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 एंड 2047 को हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे 100 ईयर ऑफ इंडिया फ्रीडम। फाइन, सो द first question is recently which state has become the first in the country to give money to girl student to buy sanitary napkins? So sanitary napkins purchase करने के लिए फर्स्ट स्टेट कौन बन चुका है जो प्रोवाइड करेगा मनी टू गर्ल स्टूडेंट्स टू बाय सैनिटरी नैपकिन्स? फाइन, सो आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश बन चुका है इंडिया में फर्स्ट स्टेट जिन्होंने प्रोवाइड किया है कैश फॉर सैनिटरी नैपकिन्स टू एडोलेसेंट गर्ल। फाइन, सो किशोरी गर्ल्स के लिए फर्स्ट इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश बन चुका है जो कैश प्रोवाइड कराएगा फॉर द एडोलेसेंट गर्ल। फाइन, सो जो एलिजिबल स्कूल गर्ल्स है क्लास 7 to 12 रहेगी रिसीव 300 रुपीज एनुअली एंड 57 करोड़ रुपीज इसके लिए एक्सपेंड किए गए हैं एंड 19 लाख गर्ल्स को प्रोवाइड किया गया है। फाइन, ये पार्ट है द उदिता प्रोग्राम का। द उदिता प्रोग्राम जो 2016 में लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। इसके तहत फ्री सैनिटरी नैपकिन ऑफर किए जाते हैं मंथली एंड एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुएशन। इसी के साथ जो अदर इनिशिएटिव रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टू प्रोवाइड मनी एंड हेल्प टू एडोलेसेंट गर्ल, उन्हीं में से पार्ट रहा था राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKS। फाइन, RKS के प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था 2014 में। किसने स्टार्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, टू एड्रेस द हेल्थ एंड डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स एज 10 to 19। फाइन, इसी के साथ एक प्रोग्राम और रहा था द एडोलेसेंट गर्ल SAG स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, जिसको स्टार्ट किया गया था 2010 में। और किसने स्टार्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड की जो क्वेश्चन रहे हैं, recently which region of India has been chosen as the location for India's first Mars and Moon analog research station? So लद्दाख को सिलेक्ट किया गया था, आंसर इज लद्दाख। नेक्स्ट इज which state recently become the first in India to buy all crops from farmer at minimum support price? So ये initiative था हरियाणा गवर्नमेंट का। Recently who has become the first women to be appointed as the DG of medical services? So Lieutenant General Sadhana Saxena Nair. And which country launches the world's first thorium molten salt nuclear power station in Gobi Desert? ये इनिशिएटिव था चाइना का। एंड कंट्री का फर्स्ट सनकेन म्यूजियम, इंडिया का जो फर्स्ट सनकेन म्यूजियम है वो कहाँ पे इनोग्रेट किया जाएगा? हुमायूं टॉम न्यू दिल्ली में। आल्सो किस कंट्री ने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया है अबाउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेथ ड्यू टू ऑरोपेज वायरस? सो ऑरोपेज वायरस के कारण जो फर्स्ट डेथ हुई है वो ब्राजील में रिकॉर्ड की गई है। एंड फर्स्ट वुमेन्स एशिया कप टाइटल किस कंट्री ने अपना फर्स्ट वुमेन एशिया कप टाइटल सिक्योर किया है? सो श्रीलंका ने किया है अगेंस्ट इंडिया। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। Next is which day is observed as World Organ Donation Day every year? So World Organ Donation Day ये हर साल कब कब ऑब्जर्व किया जाता है? So the answer is 13th of August। 13th of August को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। फाइन, इस बार जो थीम रही थी बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे। इस डे का जो मोटिव है अवेयरनेस को रेज करना है, जो डोनर्स है उन्हें ऑनर्स करना है एंड ऑर्गन डोनेशन के इम्पोर्टेंस को प्रमोट करना है। सो सिंपली वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे एनुअली 13th of अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के साथ 23 अगस्त को हम सेलिब्रेट करेंगे इंडिया का फर्स्ट स्पेस डे। फर्स्ट स्पेस डे इंडिया का कब सेलिब्रेट होने वाला है? 23 अगस्त को, नेशनल स्पेस डे।
नेशनल स्पेस डे पे एक सेरेमनी अरेंज करवाई जाएगी जिसमें कुछ अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। किस टाइप के अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। फाइन। सो रिसेंट में जो अगस्त और जुलाई के डे रहे हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं इस क्वेश्चन के साथ। So which day is observed as World Day Against Trafficking in Persons every year? So ये किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है? So the answer is 30th July. 30th July World Day Against Trafficking in Person every day. रशियन नेवी डे सेंट पीटर्सबर्ग में सेलिब्रेट किया गया था जुलाई के लास्ट, अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडियन नवल शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। विच इंडियन नवल शिप? आईएनएस तबर। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 July, World Hepatitis Day, 28 July, Kargil Vijay Divas, 26 July, it is very important, Kargil Vijay Divas, 26 July, National Income Tax Day, every year, 24 July, National Broadcasting Day, 23 July, National Flag Day, ये कब है? 22 July, and World Chess Day, ये ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली 20 जुलाई को। Next is which institution remained on the top spot in the National Institute Ranking Framework 2024? So NIRF का जो recent index है उसमें top spot पे कौन सा इंस्टीट्यूट रहा इंडिया से? So the answer is IIT Madras. So the Union Education Minister धर्मेंद्र प्रधान ने रिसेंटली रिलीज करा है इंडियन रैंकिंग 2024 जो कि बेस्ड है ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। फाइन। और आईआईटी मद्रास को टॉप पोजीशन मिली है। फाइन। इसी के साथ जो अदर इंस्टीट्यूट है आईआईसी बैंगलुरु, आईआईएम अहमदाबाद, एम्स दिल्ली, जामिया हमदर्द एंड एनएलएसआईयू बैंगलुरु टॉप देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। सो आईआईटी मद्रास रैंक 1 पे है इन दी ओवरऑल कैटेगरी लास्ट 6 ईयर से, और इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी रैंक फर्स्ट पर है लास्ट 9 ईयर से इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। फाइन। हाँ। इसी के साथ आईआईएससी बेंगलुरु ने टॉप किया है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पिछले 9 सालों से, एंड जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी है उसमें भी टॉप किया है लास्ट 4 ईयर से। फाइन। इसी के साथ आईआईएम अहमदाबाद की बात की जाए तो मैनेजमेंट कैटेगरी में टॉप किया है लास्ट 5 ईयर से, और जो एम्स दिल्ली है उन्होंने टॉप करा है किस कैटेगरी में बता सकते हैं? मेडिकल कैटेगरी में ऑब्वियसली। सो मेडिकल कैटेगरी में एम्स दिल्ली ने टॉप करा है लास्ट 7 सालों से। और जामिया हमदर्द जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में वो टॉप 1 पे रही है किस कैटेगरी में? फार्मेसी कैटेगरी में। इसी के साथ बैंगलोर टेक इंस्टीट्यूट एनएलएसआईयू इन्होंने अपनी फर्स्ट पोजीशन को बनाए रखा है किस कैटेगरी में? लॉ कैटेगरी में। फाइन। और सो ये रही थी टॉप रैंकिंग्स इस एडिशन के अकॉर्डिंग। इसी के साथ एनआईआरएफ जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था, टोटल 5 ब्रॉड पैरामीटर्स को ये यूज करते हैं रैंकिंग प्रोवाइड करने के लिए। और रिसेंटली 2024 में इन्होंने 3 न्यू कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस करा है अपने रैंकिंग फ्रेमवर्क में। एंड जो 3 न्यू कैटेगरीज है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटीज, स्किल यूनिवर्सिटीज एंड इंटीग्रेटेड इनोवेशन रैंकिंग। फाइन। सो 3 न्यू कैटेगरीज को ऐड किया गया है एनआईआरएफ फ्रेमवर्क 2024 में। फाइन। Next one is Tungabhadra Dam, recently seen in the news, is located in which state? So, किस state में located है Tungabhadra Dam? So, the answer is कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में देखने को मिलेगा आपको तुंगभद्रा डैम। सो रिसेंटली यहाँ पे जो 19 क्रेस्ट गेट है 71 ईयर ओल्ड तुंगभद्रा डैम का वो कोलैप्स हो गया है, जिस कारण कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में फ्लड के अलर्ट जारी किए गए हैं 19 क्रस्ट गेट के कोलैप्स होने से तुंगभद्रा डैम। जो सेकंड डे में पंपा सागर। फाइन। 1953 में ये कंप्लीट हो गया था एंड जॉइंट प्रोजेक्ट है ये कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश का। इस डैम की जो हाइट है वो 49.5 मीटर इसकी हाइट है। टोटल 33 क्रेस्ट गेट है इसमें, जिसमें से जो 19 क्रेस्ट गेट है वो रिसेंटली कोलैप्स हुआ है। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी 101 टीएमसी है। टीएमसी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, और जो एरिया है 28,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। फाइन। इसी के साथ ये जो डैम है ये इंडिया के उन 2 डैम में से एक है जो कि नॉन सीमेंट डैम्स रहे इन दी कंट्री। तो वन ऑफ द ओनली 2 नॉन सीमेंट डैम है इन दी कंट्री। सो नॉन सीमेंट डैम में फर्स्ट तो है तुंगभद्रा डैम, एंड जो सेकंड है वो केरला में लोकेटेड है मल्लापेरियार डैम। फाइन। सो मल्लापेरियार डैम ये सेकंड नॉन सीमेंट डैम है कंट्री में।
Next is how many climate resilient seed varieties were launched by the Prime Minister of India at the Indian Agriculture Research Institute. So, Prime Minister नरेंद्र मोदी के द्वारा रिसेंटली कितने क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वैरायटी को लॉन्च किया गया, कहाँ पर? एट द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में. सो द आंसर इज टोटल 109 न्यू सीड वेराइटीज को इंट्रोड्यूस किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने. सो ये जो 109 न्यू सीड वेराइटीज है, इनमें से 61 क्रॉप सीड वेराइटीज है, और क्रॉप सीड वेराइटीज में से भी 31 तो फील्ड क्रॉप है, लाइक सीरियल हो गया, पल्सेस हो गया, और 27 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, लाइक फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल. ठीक है, तो ये डेटा ध्यान रखना है. 109 में से 61 क्रॉप सीड वेराइटी है जिसको पीएम ने अभी लॉन्च करा है, 31 फील्ड क्रॉप की है, एंड 27 हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट और वेजिटेबल की बागवानी, एंड फील्ड में सीरियल्स आ गए, पल्सेस, दाल वगैरह ये आ गए. फाइन. ये जो न्यू पैडी वेराइटीज है 30% लेस वाटर यूज करती है, फार्मर्स को हेल्प करेगा हाई यील्ड एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में. फाइन. नेक्स्ट इज व्हाट इज आईएनएस अरीघाट रिसेंटली सीन इन द न्यूज. सो आईएनएस अरीघाट रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा था, बता सकते हैं? सो द आंसर इज, ये है एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन. न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है आईएनएस अरीघाट, और इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन है ये. फाइन. जिसको रिसेंटली कमीशन किया गया है. इंडिया ने अपना सेकंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन आईएनएस अरीघाट को कमीशन किया है. फाइन. फर्स्ट कौन सा था, बता सकते हैं? फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑफ इंडिया आईएनएस अरीघाट को विशाखापट्टनम में बनाया गया है. इंडिया का सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, फॉलोइंग आईएनएस अरिहंत. सो फर्स्ट कहा था आईएनएस अरिहंत. इसकी जो लेंथ है 111.6 मीटर है, और जो आईएनएस अरिहंत है इसको इनिशिएट किया गया था, कमीशन किया गया था 2018 में. 2018 में इंडिया ने अपनी फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन आईएनएस अरिहंत को कमीशन किया था. Next is what is Model Solar Village Initiative recently seen in the news. So Model Solar Village Initiative. So main objective रहा था इसका promote, basically जो aim है promote करना है solar energy in India, Indian districts. Fine. Total 800 करोड़ रुपीस allocate हुए हैं इस guidelines के द्वारा, स्कीम के द्वारा. टोटल 800 करोड़ रुपीस allocate हुए हैं इसके तहत, और 1 करोड़ रुपीस के लिए उन विलेजेस को सिलेक्ट किया गया है जो 5000 प्लस पीपल के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं रेवेन्यू के तौर पर. फाइन. और 2000 इन स्पेशल स्टेट्स, जो स्पेशल स्टेट्स है उसमें क्राइटेरिया रहेगा कि हर विलेज में 2000 प्लस पीपल होने चाहिए, ताकि रेवेन्यू 1 करोड़ रुपीस का प्रोवाइड किया जा सके सिलेक्टेड विलेजेस. इसी के साथ ही जो स्कीम है ये ऑफर करती है 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी मंथली, टोटल 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को. और इस स्कीम को सपोर्ट मिला है 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का. एम क्या है? रूफ टॉप सोलर सिस्टम को एंकरेज करना है थ्रू लोकल बॉडीज. फाइन. सो इंडिया का जो सोलर एम है, रिन्यूएबल सेक्टर के जो एम है बढ़ावा देने के लिए जो टारगेट ईयर है, एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं. सो रिन्यूएबल सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट के जो मेजर टारगेट है उसके लिए स्टार्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. 19744 सीआर इसके लिए अप्रूव किए गए हैं. इसमें से जो फर्स्ट टारगेट है 500 गीगावाट का टारगेट है टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी का. टारगेट ईयर 2030 है. इसी में से सोलर को कंट्रीब्यूट किया गया है 280 गीगावाट, 56% इस टारगेट के लिए. और नेट जीरो एमिशन का जो हमारा टारगेट है वो 2070 तक का है सेंट्रल गवर्नमेंट का. स्टेट्स में तमिलनाडु का और महाराष्ट्र का 2050 तक का टारगेट है. गुजरात का 2070 तक का टारगेट है. इंडियन रेलवे का 2030 तक का टारगेट है. फाइन. ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में 2030 टारगेट है 5 बिलियन टन एनुअली प्रोड्यूस करना. जो मेन टारगेट है ग्रीन हाइड्रोजन में एथेनॉल ब्लैंडिंग का, 20% एथेनॉल ब्लैंडिंग का 25-26. एचएफसी का रिडक्शन करना है, टारगेट ईयर 2047 है. कितना रिड्यूस करना है? 80% इसके यूज को. कोल गैसिफिकेशन का टारगेट है 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन बाय 2030.
इंडिया का एक ऐसा स्टेट जिसने अपना टारगेट सेट कर रखा है फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट का, कौन है? हिमाचल प्रदेश। और टारगेट ईयर है 2025। न्यूक्लियर कैपेसिटी की बात की जाए तो न्यूक्लियर कैपेसिटी में जो टारगेट है 2031 ईयर है, और ये कैपेसिटी हमें अचीव करनी है। डीजल में, बायोडीजल को डीजल में ब्लेंड करना है 5% तक का, और टारगेट ईयर 2030। ईवी के सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में 30% व्हीकल्स को जो सेल्स है वो कन्वर्ट करनी है इलेक्ट्रिक में 2030 तक। और इलेक्ट्रोलाइजर की जो कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, उसे एनहांस करना है 60 to 100 गीगावाट तक 2030 तक। फाइन। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेन टारगेट है रिन्यूएबल सेक्टर में। आगे next is canine distemper disease recently seen in news is caused by which agent? So virus इसका agent है। Recently canine distemper disease. So जो stray dogs है near कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि लोकेटेड है उत्तराखंड में, फर्स्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। सो यहाँ के जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा अगेंस्ट कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, सीडीवी के। एक सीरियस डिजीज है सीटीबी, जो कि डॉग्स को अफेक्ट करती है, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, नर्व सिस्टम को अफेक्ट करती है मेनली। और जो अदर इन्फेक्ट हो सकते हैं मैमल से, पर्टिकुलरली कार्निवोर्स, कैट्स, यूजुअली इससे इन्फेक्ट हो सकती है। इसी के साथ जो अदर डिजीज है उनके पॉजिटिव एजेंट है लाइम डिजीज, इसका पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया है। एंड लीजियोनियर्स डिजीज, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो भी बैक्टीरिया है। लेकम्बी ड्रग, इसको किस डिजीज को ट्रीटमेंट में यूज किया जा रहा है? अल्जाइमर के लिए इसको यूज किया जा रहा है। पार्किंसंस डिजीज, ये क्या है? अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और जो आईडीएसपी है उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहेंगे? स्ट्रेंथन करना है और मेंटेन करना है, प्लस डिसेंट्रलाइज करना है लेबोरेटरी को, जो कि बेस्ड होगी आईटी इनेबल्ड डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम पे। इसी के साथ हेल्थ अलर्ट अभी किसने इशू किए थे? यूएस ने इशू किए थे, और हंटा वायरस के अगेंस्ट में। एंड टिंजापरिन ड्रग किस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है? ब्लड क्लॉट के ट्रीटमेंट के लिए टिंजापरिन ड्रग को यूज किया जाता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So next है कलिंगा प्राइज recently seen in the news is related to which field? किस फील्ड से रिलेटेड है? साइंस फील्ड से रिलेटेड है। कलिंगा प्राइज इंटरनेशनल लेवल का ऑनर है साइंस फील्ड में। इसको स्टार्ट किया था यूनेस्को ने, स्टार्ट किया था इंडिया के सपोर्ट से। फाउंडर कौन है इसके? बीजू पटनायक इसके फाउंडर रहे थे। लेट्स सी। सो रिसेंटली टुडे न्यूज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने स्टॉप कर दिया है सपोर्ट करना कलिंगा प्राइज को। इसका जो रीजन है, जो मिनिस्ट्री है वो चाहती है जितने भी साइंस अवार्ड है उनको रैशनलाइज किया जाए, और इसके लिए ऑलरेडी एक ऑल्टरनेटिव स्टार्ट कर दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने, एंड दैट इज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जो कि नेशनल स्पेस डे पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 23 अगस्त को। फाइन। कलिंगा प्राइज को जो कि यूनेस्को का ओल्डेस्ट अवार्ड है साइंस फील्ड में, ऑनर करने के लिए इसको प्रमोट किया गया था। फाउंडर कौन है इसके? बीजू पटनायक है। बीजू पटनायक जो कि सीएम है उड़ीसा के, थर्ड सीएम थे उड़ीसा के। 1952 में स्टार्ट किया था उन्होंने कलिंगा अवार्ड को यूनेस्को के साथ। यूनेस्को के लिए यूनेस्को के पास सपोर्ट जाता है इंडिया से, डोनेशन जाता है इसके लिए। सो बेसिकली ये जो प्राइज है ये उन इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करता है जो इफेक्टिवली साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड को यूज करके पब्लिक से कम्युनिकेट करते हैं, पब्लिक वेलफेयर को बढ़ावा देते हैं। फाइन। जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के वो थे लुइस डी ब्रॉगली। लुइस डी ब्रॉगली ये फर्स्ट रेसिपिएंट थे कलिंगा प्राइज। कहाँ पे दिया जाता है? पेरिस में दिया जाता है। इसका एक कंसेप्ट था कि यूनेस्को ऑड ईयर्स में इस अवार्ड को देता है, जबकि इंडिया में न्यू दिल्ली में इस अवार्ड को इवन ईयर्स में दिया जाता है। फाइन। सो रिसेंटली जो उड़ीसा के लास्ट सीएम थे नवीन पटनायक, उन्होंने मिनिस्ट्री को लेटर भी लिखा कि आप ऐसा ना करें, इस सपोर्ट को खत्म ना करें, क्योंकि इंडिया की पहचान है ये। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया साइंस को प्रमोट करने के लिए कलिंगा प्राइज देते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स क्या है कि सारे साइंस के अवार्ड्स को रैशनलाइज किया जाएगा, और ऑल्टरनेटिव हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज which country recently tested its largest unmanned cargo aircraft capable of carrying 4400 pounds? So ये इनिशिएटिव है चाइना का। सो चाइना ने अपनी इकोनॉमी को
बढ़ावा देने के लिए लार्जेस्ट अनमैन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग सक्सेसफुली कर ली है फर्स्ट टाइम। कहाँ पर? सिचुआन में। और ये जो अनमैन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट यूएवी है जो इसने 20 मिनट्स तक उड़ान भरी थी। इसको डेवलप करा है टैंगडेन ने और 16.1 मीटर का इसका विंग स्पैन है। चाइना का जो प्लान है अपनी लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी को 2 ट्रिलियन युआन इंडस्ट्री तक पहुंचाना है 2030 तक। फाइन। और इसी का पार्ट रहा चाइना का ये वाला इनिशिएटिव जो अभी रिसेंटली सिचुआन प्रोविंस में 20 मिनट्स तक फ्लाइट टेस्ट की गई। ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है ये और चाइना का लार्जेस्ट अनमैन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट फ्लाइट है ये। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next is recently who has been appointed as the Indian ambassador to the US. Indian ambassador इंडियन एम्बेसडर अभी रिसेंटली बने हैं यूएस के। और कौन बने हैं? सो विनय मोहन कावत्रा ये बने हैं इंडिया के एम्बेसडर टू द यूएस। फाइन। सो फाइनली इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। फाइनली इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। इंडिया से एम्बेसडर बन चुकी है ये यूएस के। ठीक है। और तरनजीत सिंह संधू को इन्होंने सक्सीड किया है यूएस इंडिया के रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट एम्बेसडर की अपॉइंटमेंट टू दी यूएस। फाइन। तो इंडिया से जो अपॉइंट हुए नेक्स्ट एम्बेसडर वो तो बन चुके हैं विनय मोहन कावित्रा। एंड which country's ambassador inaugurated the Kohima Peace Memorial in Nagaland? So जापान के एम्बेसडर ने इनोग्रेट किया था। विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ आईसीसी मैन टी20 वर्ल्ड कप 2024? सो युवराज सिंह बने हैं। नाइजर के जो नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर है वो कौन है? सीताराम मीना है। एंड न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार ये कौन है? अभय ठाकुर है। रशिया who has been appointed as the ambassador of India to Russia? रशिया में बने हैं विनय कुमार। एंड फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नरेंद्र कुमार यादव। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next is what is the primary objective of Vidya Samiksha Kendra recently seen in the news? So Vidya Samiksha Kendra इसके recently primary objective क्या रहे हैं? So the answer is leverage data and technology to improve learning outcomes. So learning output को increase enhance करना है, improve करना है। उसके लिए data and technology को leverage करना primary objective है विद्या समीक्षा केंद्र का। किसने स्टार्ट किया है? यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है। दे विल लॉन्च अ टोल फ्री नंबर फॉर विद्या समीक्षा केंद्र ताकि एजुकेशन क्वालिटी को एनहेंस किया जा सके। फाइन। सो बेसिकली विद्या समीक्षा केंद्र में एआई को यूज करके 26 करोड़ स्टूडेंट्स का एंड 15 लाख स्टूडेंट्स के डेटा को एनालाइज किया जाएगा और लर्निंग आउटपुट को इम्प्रूव किया जाएगा। सो इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का विद्या समीक्षा केंद्र। फाइन। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सो 15th ऑफ अगस्त के जो क्विज के क्वेश्चंस है इनके आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। मैंने कंप्लीट कर दिया। मेरा काम हो गया है सेशन के साथ। अब आपका काम है इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने। फाइन। सो इसी के साथ सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू जीके टुडे।